बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18th सेंचुरी लिटरेचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसमें हम 18th सेंचुरी लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। ये एज कितने हिस्सों में है, 18th सेंचुरी का जो नावल है इसके बारे में बात करेंगे, 18th सेंचुरी का जो ड्रामा है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम एज ऑफ पॉप के बारे में बात करेंगे और इसकी पोइट्री और प्रोज़ को भी डिस्कस करेंगे। और इस एज के जितने भी मेन लिटरेरी फिगर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्लासिकल एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पॉप और एज ऑफ जॉनसन। दोस्तों 18th सेंचुरी को हम 3 रीज़न्स की बिना पर क्लासिकल एज कहते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं इस टर्म की, क्लासिक्स की। ये टर्म इन राइटर्स के लिए है जो किसी भी नेशन के अंदर हाईएस्ट रैंक रखते हों। ये जो आला दर्जे के राइटर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होती थी। दोस्तों इस टर्म का सबसे पहले ग्रीक्स और रोमन्स राइटर्स होमर और वर्जिल के लिए यूज़ किया गया था। 18th सेंचुरी के राइटर्स ने बड़े सादा और उम्दा तरीके से एंशिएंट राइटर्स को फॉलो किया, जिसकी बिना पर ये लोग क्लासिकल राइटर्स कहलाने लगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं सोडो क्लासिसिज्म की। सोडो क्लासिसिज्म क्या होता है? दोस्तों इंग्लैंड के अंदर 18th सेंचुरी के राइटर्स ने एंशिएंट क्लासिकल राइटर्स को उनकी एक्सटर्नल परफॉर्मेंस की बिना पर उनको फॉलो किया था, ना कि उनके इनर थॉट्स की बिना पर। ये लोग उनको कॉपी करके क्लासिकल राइटर तो बन गए, लेकिन ऊपर ऊपर से सिर्फ राइटिंग की हद तक। इसलिए इनको सोडो क्लासिसिज्म यानी कि फॉल्स और शेम क्लासिसिज्म कहा जाता है। दोस्तों 18th सेंचुरी को हम एज ऑफ रीजन्स और एज ऑफ गुड सेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त के लोगों को शऊर आ चुका था कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ही अपने काम शुरू कर दिए थे। इनको कोई भी फैसला करने के लिए किसी दूसरी तरफ नहीं देखना पड़ता था। इन्होंने अपने ही बलबूते पर सब कुछ किया, जैसे कि इनसे पहले इनके एंशिएंट्स किया करते थे। अब हम बात करते हैं इस एज की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रियलिज़म और प्रिसिशन हमारे सामने आती हैं। ये दो मशहूर इस एज की करैक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स पोप की पोइट्री में पाई जाती हैं, और पोप जो है वो हीरोइक कपलेट के यूज़ की बिना पर जाना जाता है। इसके अलावा ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स एडिसन की प्रोज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं। इसकी जो तीसरी सबसे बड़ी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है स्टायर, जिसको इस एज में लिटरेचर की फॉर्म का दर्जा मिला। इससे नुकसान क्या हुआ कि इस वक्त के जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनको निशाना बनाया गया, इनके ऊपर सटायर्स लिखे गए। दोस्तों इस वक्त दो ही मशहूर पार्टियां थीं जिन्होंने इस वक्त इस कंट्री में हुकूमत संभाली हुई थी। दोस्तों द विंग्स और द टोरीज़, ये दो ग्रुप्स थे इस वक्त की मशहूर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिनको इस वक्त बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। इनके ऊपर काफ़ी सैटायर्स लिखे गए। दोस्तों इस वक्त सैटायर्स का मतलब ये था कि सामने वाली पार्टी के फॉल्ट्स गिनवाना और इनको जलील करना, जिसकी वजह से सैटायर्स को इस वक्त कोई ज़्यादा लिटरेरी प्रीज़ाई नहीं मिली। अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी के नावल की। दोस्तों इस एज की इम्पोर्टेंट जो फीचर है उसमें से एक है जी नावल, द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ नावल। ये इस एज में एक न्यू लिटरेरी फॉर्म थी जिसको आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा पजीराई और मकबूलियत मिली। दोस्तों नावल की डेवलपमेंट में और इसकी मकबूलियत में डेफो, रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और स्मोलेट का बड़ा हाथ है, जिन्होंने अपने ऐसे ऐसे मास्टरपीस नावल लिखे जिनकी वजह से नावल लिटरेचर की मकबूलियत तरीन फॉर्म बन गया। दोस्तों द रियलिज़म ऑफ द एज और एक्सीलेंट प्रोज स्टाइल ने नावल को इस एज में काफ़ी फलने फूलने में मदद की।
दोस्तों अगर ड्रामा की बात करें तो 18th सेंचुरी का जो ड्रामा था उसको इतनी ज़्यादा मकबूलियत और पजीराई नहीं मिली थी, क्योंकि जो लोग थे वो थिएटर्स को जो है कि वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और वो ड्रामास को परफॉर्म करवाने को वो इतना ज़्यादा मकबूलियत नहीं उन्होंने दी, उनकी तवज्जो नहीं थी इसके ऊपर। गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ये दो ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने ड्रामा को जो है कि उनकी निस्बत जितने लोग दूसरे थे उनकी निस्बत इन्होंने ड्रामा के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया, इन्होंने ड्रामा को प्रोड्यूस किया। अब हम बात करते हैं इस एज की डिवीज़न की। दोस्तों इस एज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द एज ऑफ पॉप एंड द एज ऑफ जॉनसन। सबसे पहले हम बात करते हैं एज ऑफ पॉप की, जिसकी ड्यूरेशन थी 1700 से लेकर 1744 तक। दोस्तों 18th सेंचुरी के जो अर्ली पार्ट को या अगस्टन एज को हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एज ऑफ पॉप भी कहते हैं, क्योंकि पॉप ही इस पीरियड के मेन डोमिनेटिंग फिगर थे। तो हम इनके अलावा और भी बहुत से इम्पोर्टेंट राइटर थे जैसे कि एडिसन और स्विफ्ट, लेकिन पॉप वो वाहिद बंदा था जिसने अपना आप मुकम्मल तौर पर लिटरेचर के लिए ही वक्फ कर दिया था। दोस्तों इस एज की अगर पोइट्री की हम बात करें तो इस एज के अंदर जो पोइट थे वो जी क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फॉलोअर्स थे। तो इस वक्त जो पोइट्री लिखी जा रही थी वो जी हम कह सकते हैं कि वो क्लासिकल पोइट्री ही थी। दोस्तों इस एज के अंदर जो प्रोज थी उसको ज़्यादा पजीराई मिली बनिस्बत पोइट्री के। पोइट्री में क्या होता था कि लोग जो पोइट जो थे वो लैंग्वेज जो यूज़ करते थे उसके लिए जो सिंपल लोग थे उनको इतनी ज़्यादा खासी समझ नहीं आती थी, लेकिन जो प्रोज थी, प्रोज क्या था जी, प्रोज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन था। इसके अंदर जो लोग थे जिनके माइंड में जो चीज़ चल रही थी, ठीक है, जब वो लिखते थे तो एक सादा बंदा जो था जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अगर पढ़ा लिखा था भी तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको क्या था जी प्रोज आसानी से समझ आने लग गई थी बनिस्बत पोइट्री के। अगर पोइट्री को वो समझने के लिए उसको जी ज़्यादा डीप जो है कि वो स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन प्रोज में जो राइटिंग थी वो बड़ी सिंपल थी, सादा थी, क्लियर थी। उस वजह से क्या हुआ कि प्रोज को ज़्यादा पजीराई मिली और पोइट्री को ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। अब हम बात करें अगर इस एज के जितने भी मेन लिटरेरी फिगर थे तो उनमें से अलेक्जेंडर पोप जी पहले नंबर पर आते हैं। अलेक्जेंडर पोप इज़ कंसीडर एज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द क्लासिकल पीरियड। ये जी कैथोलिक था जिसकी वजह से इसको जी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। ये बड़ा इंटेलेक्चुअल माइंडेड पर्सन था, ठीक है, बड़ा ज़हीन व फ़तीन बंदा था। इसने जी बहुत ज़बरदस्त जो है कि वो लिखा इस एज के अंदर, लिटरेचर पर इसने बहुत ज़्यादा काम किया बनिस्बत स्विफ्ट के और एडिसन के। ये जी सबसे बेहतरीन वर्क जो है पॉप का वो है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि लॉर्ड पीटर जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, जो मिस एराबेला की लट जो है बालों की उसको जी ये काट लेता है, और ये उसके बारे में है। बड़ा ज़बरदस्त जी ये मास्टरपीस है और ये मॉक हिरवेक है जी। अब हम बात करते हैं कि पॉप के अलावा एज ऑफ पॉप के अंदर और भी पोइट थे जो कि थे लेकिन पॉप की तरह इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हुए थे, जिनमें आते हैं मैथ्यू प्रायर, जॉन गे, एडवर्ड यंग, थॉमस पैर्नल, लेडी वेंचल सी। दोस्तों अगर हम बात करें मैथ्यू प्रायर की तो ये एक डिप्लोमेट थे और एक्टिव पॉलिटिशियंस थे। इन्होंने दो लॉन्ग पोइम्स लिखी थी। अब हम बात करते हैं जॉन गे की, जो कि एक पोइट थे और इनके मेन वर्क हैं रूरल स्पोर्ट और ट्रिविया। अगर हम बात करें एडवर्ड यंग की तो दोस्तों ये अपने आप को एक स्किलफुल स्टेराइस्टिक्स कंसीडर करते हैं पॉप की तरह। दोस्तों इनका मानना था कि ये पॉप से किसी तरह से भी कम नहीं है। इनके ग्रेट वर्क्स में आता है द नाइट थॉट्स, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं थॉमस पर्नेल की, तो इनके जो मेन वर्क हैं वो है द नाइट पीस ऑन डेथ। अब हम बात करते हैं लेडी विंचल सी की, जो कि पोप की ही फॉलोअर थी और इनको जी पायनियर ऑफ द नेचर पोइट्री ऑफ द न्यू रोमांटिक एज भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जी प्रोज ऑफ द एज ऑफ द पोप। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ पोप वर डेफो, एडिसन, स्टील एंड स्विफ्ट।
अब हम बात करते हैं डैनियल डेफो की। डैनियल डेफो इज़ द अर्लीस्ट लिटरेरी जर्नलिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ही रूट ऑन ऑल शॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट सोशल पॉलिटिकल लिटरेरी एंड ब्राउट आउट अबाउट 250 पब्लिकेशंस। दोस्तों, डैनियल डेफो के बारे में मशहूर है कि इन्होंने 60 साल की उम्र में इन द एज ऑफ द 60 इन्होंने जी अपना एक फ़र्स्ट नावल रॉबिन्सन क्रूसो, एक वर्ल्ड फेमस जो नावल है वो लिखा इन्होंने। अब हम बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। जोनाथन स्विफ्ट वाज द मोस्ट पावरफुल एंड ओरिजिनल जीनियस ऑफ हिज एज। हिज बेस्ट नोन वर्क गुलिवर ट्रैवल। दोस्तों, इनका जो बेहतरीन वर्क कंसिडर किया जाता है जी गुलिवर ट्रैवल्स। इसके बाद जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील, जो कि ये दोनों भी इस एज के जो मशहूर जो थे प्रोज राइटर्स उनमें से इनका शुमार होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। तो हमारी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में।